हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आपको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट जिनका टारगेट है या ड्रीम है प्रोफेसर बनना, उनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है, एलिजिबिलिटी क्या लगती है, और उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, और करियर में आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल अदा करने होते हैं, या फिर प्रमोशंस पाने के बाद आपको क्या मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए अगर आपका ड्रीम कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो सबसे पहले ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में, वो बहुत ही बड़ी पोस्ट मानी जाती है, क्लास 1 की पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि हायर एजुकेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है अपने देश में, वो पूरा की पूरा इस पोस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हायर एजुकेशन यानी क्या, 12th के बाद का एजुकेशन। सो 12th के बाद अगर आप डिग्री करने जाते हो किसी भी कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में, तो आपको पढ़ाने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो कि हमारे कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है उसको रिफॉर्म्स लाने की कैपेबिलिटीज रखती है। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है, यानी अगर आपको 55% मार्क है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क होने चाहिए। उसके बाद आपको क्वालिफाई करनी होती है नेट एग्जामिनेशन। नेट एग्जामिनेशन यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कंडक्ट करता है CSIR यूजीसी वाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NTA ये एग्जाम कंडक्ट करती है नेशनल लेवल पे, और सेट एग्जाम जो रहती है वो स्टेट लेवल पे ली जाती है, यानी हर एक स्टेट अपनी अलग सेट एग्जाम कंडक्ट करता है। तो आपको या तो नेट एग्जाम क्वालिफाई करनी है या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाई करनी है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप नेट या सेट नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन है, आपकी PhD डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सपोज केमिस्ट्री में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए, और उसके बाद केमिकल साइंसेस में आपने अगर PhD करनी है तो PhD कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर PhD नहीं है तो आपको केमिकल साइंसेस में नेट एग्जामिनेशन या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है, तभी जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, या तो नेट या सेट क्वालिफाई हो जाओ या फिर PhD डिग्री कंप्लीट करो। दूसरा एक संभ्रम रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, वो कि गेट एग्जामिनेशन। तो गेट एग्जामिनेशन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। अगर आप डिग्री कॉलेजेस की बात करेंगे तो हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे तो वहां पर गेट एग्जामिनेशन भी क्राइटेरिया है। यहाँ पर हम नॉर्मल जो डिग्री कॉलेजेस रहते हैं, BA BCom BSc वाले, या फिर MA MCom MSc वाले जो यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट रहते हैं, वहाँ जो क्वालिफिकेशन लगता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहती है वो कैसे रहती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी क्या करती है, गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेती है, ताकि वो नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सके। मतलब जो भी वर्कलोड है उसके अनुसार कितने पोस्ट वैकेंट है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, उसके अनुसार वो गवर्नमेंट को अप्लाई करती है, और गवर्नमेंट उनको पोस्ट फिल करने के लिए NOC देती है। गवर्नमेंट जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को, तो उसके बाद वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी नेशनलाइज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है। अब एडवर्टाइजमेंट देने के बाद आपको वो जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको वो जॉब मिलती है। अब जो जॉब का जो पोस्ट रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी रिजर्वेशन के अनुसार रहते हैं। जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन की पॉलिसी रहती है उनके अनुसार वो जो पोस्ट निकाले जाते हैं, और आपको वो पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। दूसरी बात, अगर कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज है तो फिर वो जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो उस पर्टिकुलर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन से फिल की जाती है, या तो फिर वो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, या फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन फिर से एक स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह ले सकती है, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी क्या होगी और आपको क्या प्रमोशंस ऑफर होते हैं बाद में, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ एज पर द 7 पे कमीशन द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज 57,700 से लेकर 1,82,400 तक है। यानी 57,700 ये आपका बेसिक होगा और उस बेसिक में आपका डीए यानी डियरनेस अलाउंस ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा और ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम आज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 90,000 रुपीज आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग, या फिर आप यूं कहे कि 1 लाख के करीब करीब आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। अब आफ्टर गेटिंग जॉब इन बिटवीन प्रमोशंस रहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इन बिटवीन 3 प्रमोशंस रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स और 14 ईयर्स, अगर आप ज्वाइनिंग के समय पीएचडी है तो तुरंत 12 साल के बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन होता है करियर एडवांसमेंट स्कीम थ्रू। और अगर आप नेट सेट के ऊपर लगे हैं तो उसका जो प्रमोशन है एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे वो होता है 14 ईयर्स के बाद। और ये जो प्रमोशन होता है वो कैसे होता है, आपके जो क्राइटेरियाज रहते हैं, रिसर्च पेपर आपके पब्लिश करने होते हैं, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, जो भी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में कमिटीज होती है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें मिलाकर आपका एक स्क्रीनिंग किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर, वो होगा 12 साल या 14 साल के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन। नाउ आफ्टर completing 3 years of service in the post of associate professor you will be promoted to the post of professor। प्रोफेसर केडर ये सबसे ऊपर वाला केडर होता है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में, जो कि प्रिंसिपल रहते हैं या वाइस चांसलर होते हैं उनके बराबर का होता है। और अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, बायोडाटा अच्छा है, रिसर्च अच्छा है, आपने बहुत सारी कमिटीज में काम किया है, तो आपको प्रिंसिपल होने का भी ऑप्शन होता है 15 साल की सर्विस के बाद, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हो सकते हो, यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार हो सकते हो, वाइस चांसलर हो सकते हो। तो स्काई इज द लिमिट। अगर आपका बायोडाटा अच्छा है, आपके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, आपके पास वो रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप ये सारी जो पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो और उसके ऊपर आपका प्रमोशन हो सकता है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वैसे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो कि निभानी पड़ती है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट या रोल प्ले करना होता है वो होता है आपको जो लेक्चर्स असाइन किए होते हैं या फिर जो प्रैक्टिकल्स असाइन किए होते हैं एचओडी ने, वो आपको लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर को करनी पड़ती है। उसके बाद कॉलेज की बहुत सारी कमिटीज़ होती है, उसमें आपको या फिर मेंबर या फिर चेयरमैन ऐसा चार्ज दिया जाता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको करनी पड़ती है। कॉलेज में नैक यानी IQAC सेल होता है, उसमें भी आपको किसी कमेटी में डाला जा सकता है और वहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर काम करना होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई ड्यूटी आपको दी जाती है, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड हो, तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको पूरी करनी होती है। गवर्नमेंट भी आपको कुछ काम बोल सकते हैं, वो भी आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी वगैरह। तो ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि आपको करनी पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क होता है टू कंडक्ट द रिसर्च। देखो, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन आपको रिसर्च करना मैंडेटरी है। रिसर्च आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिसर्च करो, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसमें आप रिसर्च करो विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना या रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना या फिर पेटेंट्स फाइल करना, और उसके साथ साथ ये करते वक्त आपको PhD स्टूडेंट को भी गाइड करना पड़ता है। तो ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप समझ सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। अब लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करना पसंद करेंगे। वो ये है कि आप कहेंगे कि सर ठीक है, हमने नेट क्वालिफाई कर भी लिया, सेट क्वालिफाई कर भी लिया, या फिर हमने PhD भी कंप्लीट करी, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर नहीं रहती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट टाइम पे पोस्ट नहीं फिल करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है, रास्त है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो हर वक्त बदलती रहती है। लेकिन एक बात यहाँ पर फिक्स है कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट या सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर आपको PhD कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रहा सवाल रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो उसमें हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आजकल, लेकिन उसके ऊपर हम कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती होती है हमारे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी। अगर आप सब मिलाकर
एक एसोसिएशन बनाकर अगर आप डिसाइड करते हो कि हमें दूसरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी अनफेयर मीन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो अब सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर अगर ये डिसाइड किया तो फिर कैसे हो गया अनफेयर मीन्स। इसलिए ये स्टूडेंट की भी गलती है कि आप अनफेयर मीन्स को आप थारा देते हो या फिर उनको कंडक्ट करने के लिए आप उनकी सहायता करते हो। तो अगर सब ने मिलाकर ये डिसाइड कर दिया कि हम ऐसे कोई भी अनफेयर मीन्स में शामिल नहीं होंगे, हम प्योरली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उससे हम ज्वाइन करेंगे, तो फिर ये सिस्टम जो है वो आप बदल सकते हो। लेकिन फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी पोस्ट है जो हायर एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे देश के, और एक वाइट कॉलर जॉब है। अगर आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप ये जो आज का वीडियो है वो ध्यान में रखते हुए आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर सकते हो और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अलग वीडियो में हम अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरा करियर ऑप्शन लेके। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। जय हिंद।